तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है खेल क्षेत्र से संबंधित, निम्न में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं शुभमन गिल। तो शुभमन गिल यंगेस्ट टू स्कोर 200 इन ओडीआई, वनडे क्रिकेट में इन्होंने सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाया है। और यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा ईशान किशन है, पृथ्वी शॉ वगैरह से, विराट कोहली वगैरह से, तो सही उत्तर है शुभमन गिल। अगला प्रश्न आपका पर्यावरण क्षेत्र से, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीता पुनर्वास कार्यक्रम चल रहा है जिसमें इन दोनों देशों से चीतों को लाने की योजना है। तो चीतों हेतु संरक्षित स्थल कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, पूरा नाम है कूनो पालपुर, ये कहां पे अवस्थित है ये पूछा गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यही पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। इसके अलावा और जो संरक्षित क्षेत्र से जैसे सागड़ ये राजस्थान में है और नौरादेही ये मध्य प्रदेश में है। तो ये तीनों भी आपसे पूछे जा सकते हैं, अलग अलग मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है कि चीताओं को कहां रखा जा रहा है, चीतों को तो होम कौन से हैं इंडिया में, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न, कार्यशील महिलाओं के जीवन चक्र पर सूचकांक। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2022, ये प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब प्रश्न यहां पे क्या है, रिपोर्ट के बारे में एक तो याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। प्रश्न है कि इसके संदर्भ में सत्य कथन चुनना है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा इसे जारी किया गया है, तो इसी रिपोर्ट के अंतर्गत इंडेक्स ऑन लाइफ साइकिल ऑफ वर्किंग वुमेन भी रहता है। तो सीधी सी बात है ये कौन जारी करेगा? वर्ल्ड बैंक। तो पहला कथन हो जाएगा सही। दूसरा, सर्वेक्षित 190 देशों में भारत का स्थान 140वां है, तो ये भी ठीक है। इसमें टोटल 190 देशों में जो कार्यशील महिलाएं हैं उनके पूरे जो कार्य की अवधि होती है, यानी रोजगार का प्रारंभ में, रोजगार की मध्य अवधि में और रोजगार के पश्चात, इन तीनों अवधियों में क्या कानून उनकी सहायता करते हैं, क्या अवसर उनके सामने आते हैं और किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है, ये सारी चीजें यहाँ पे मापित की गई हैं, सर्वेक्षित की गई हैं 190 देशों में। और उन 190 देशों में भारत का जो स्थान है वो 140वां है। तो किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने। भारत का स्थान कितना? 140वां। दोनों कथन सही है। और रिपोर्ट का एग्जैक्टली क्या नाम है? वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2022। अगला प्रश्न आपका, चुनावों से हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के विधानसभा चुनाव में प्रथम बार किसी महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की? तो हाल ही में 3 पूर्वोत्तर राज्य में चुनाव हुए, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। लेकिन नागालैंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि नागालैंड में किसी महिला प्रत्याशी को वहां पे विधायक बनने का मौका मिला है। तो नागालैंड गेट इट्स फर्स्ट वुमेन एमएलए। तो हेकानी जखालू एक ये है और दूसरी हैं सालहाउटुनो कर्स। तो इन दोनों ने हाल ही में नागालैंड के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जीत दर्ज की है। पहली बार किसी महिला ने वहां पे जीत दर्ज की है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों से अधिकतर प्रश्न बनते रहे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण इस बार भी रहेगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक समूह क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां संपन्न हुई है? तो रायसीना डायलॉग 2023 जो दिल्ली में आयोजित किया जाता है, किसके सहयोग से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ओआरएफ यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों जो संस्थाएं हैं, ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये क्वाड संबंधी जो विदेश मंत्रियों की बैठक होती है जिसमें जैसे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे और ऑस्ट्रेलिया की जो विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग शामिल हुई थी, हयानी योशीमोगा ये जापान के और एंटोनी जे ब्लिंकन ये अमेरिका के। तो ये चारों देश इसमें शामिल हैं। तो क्वाड में कौन से 4 देश शामिल हैं? एक तो यूएसए इसमें शामिल है, इसके अलावा इंडिया इसमें शामिल है क्वाड में, जापान शामिल है इसमें क्वाड में, और इसके साथ साथ में और कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया। तो देशों का नाम जरूर याद रखिएगा। क्वाड में कौन कौन शामिल है? I2U2 हमने पिछली सीरीज में किया था और आज क्वाड। तो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां हुई है? दिल्ली में ये संपन्न हुई है। संस्थान का नाम भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि विदेश मंत्रालय किस संस्थान के सहयोग से क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करता है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF। अगला प्रश्न आपका, 1 मार्च 2023 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या थी? तो शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। इसका डेट भी इसकी जरूर याद रखिएगा और इसकी थीम थी सेव लाइफ डिक्रिमिनलाइज, ये सही उत्तर होगा। महिलाओं से जुड़े अन्य विषय भी आपको दिए जा सकते हैं, जैसे गर्ल चाइल्ड को सेव कीजिए क्योंकि यही मानव जाति का भविष्य है। तो इस तरीके की थीम आपको बहुत कन्विंसिंग लग सकती है, लेकिन ये गलत रहेगा। जेंडर इक्वलिटी, रोल ऑफ वीमेन, ये ऐसा कुछ नहीं है। सेव लाइफ डिक्रिमिनलाइज, तो ये इस बार की थीम है।
इसको याद रखिएगा। और डेट याद रखना है आपको, 1 मार्च को ये शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, देश के प्रथम मरीना क्या होता है? बोट बेसिन होता है, मतलब जहां पे नावों के खड़े होने की व्यवस्था रहती है और ये पर्यटन के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी संलग्न होता है। तो देश के प्रथम मरीना की स्थापना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये कर्नाटक में प्रस्तावित है, बिंदूर कर्नाटक में कंट्री का पहला मरीना जो है वहां स्थापित किया जाना है। तो ये पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य के बिंदूर में। अगला प्रश्न आपका सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में, ये हाल ही में चर्चा में था क्योंकि जोशीमठ में आपदा जैसी स्थिति देखी जा रही है और ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा, सेंदाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से ये संबंधित है। अब इसके बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो सेंदाई फ्रेमवर्क 2020 से 2035 यानी 15 वर्षों के लिए अंगीकृत किया गया। तो यानी आगामी 15 वर्षों में किस तरीके से आपदा प्रबंधन की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो नई प्रवृत्तियां और नई तरीके की आपदाएं या चुनौतियां आ रही हैं, भले वो प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, उनको सभी को यहां पे संबोधित किया जाएगा और इसलिए ये कथन सही होगा। दूसरा, यह निजी क्षेत्र के हितधारकों को सम्मिलित करने वाला बाध्यकारी समझौता है। तो ये भी ठीक है, ये बाध्यकारी समझौता है। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी जो भी इसमें शामिल होगा फिर उसको उसकी शर्तों का पालन करना आवश्यक रहता है। अगला प्रश्न आपका, FSSAI के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 1 किलो संवर्धित चावल में पोषक तत्वों की मात्रा। तो देखिए, फोर्टिफाइड फूड पे पहले भी पूछा गया है, गोल्डन राइस पे भी सवाल यूपीपीसीएस में पहले ही आया हुआ है, विटामिन ए से समृद्ध होता है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं। लेकिन अब वन लाइनर आयोग वैसे नहीं पूछता है, कुछ चेंज देखने को मिला है। तो आप ये देख सकते हैं कि फोर्टिफाइड राइस का जो 1 किलो होता है उसमें अलग अलग भी आपसे पूछ सकता है कि किस तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो यहाँ पे आपको 3 विकल्प दिए हैं। पहला आयरन, तो आयरन होता है 28 से 42.5 माइक्रोग्राम, फॉलिक एसिड 75 से 125 माइक्रोग्राम और विटामिन B12 0.7 से 1.25 माइक्रोग्राम। ये तीनों युग्म सुमेलित हैं, यानी 1 किलो जो फोर्टिफाइड राइस होगा 1 kg, उसमें कितने कितने ग्राम पोषक तत्व होंगे? आयरन होगा, फॉलिक एसिड होगा, विटामिन B12 होगा। तो ये तीनों सही हैं। अगर थोड़ा आसान प्रश्न बनाना होगा तो केवल नाम पूछ लेगा कि क्या क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसी चीजों से इसको संवर्धित किया जाता है या फोर्टिफाइड किया जाता है। और अगर कठिन प्रश्न बनाना होगा तो आपसे ये मात्रा भी पूछी जा सकती है या किसी एक की मात्रा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये प्रश्न भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आयोग के ट्रेंड में जो परिवर्तन हो रहा है उसको ये प्रश्न पूरी तरीके से शामिल करता है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है आपको। तो पहला कथन है, पहली बार विश्व ओजोन दिवस 1985 में मनाया गया था। तो ये कथन गलत है। पहली बार जो ये दिवस है ये 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। हालांकि ये 16 सितंबर किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हस्ताक्षरित हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से। जिस दिन यह हस्ताक्षरित हुआ था यानी 16 सितंबर 1987 को, उसी दिन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? 16 सितंबर 1995 को। तो यह गलत हो जाएगा, 85 नहीं है। दूसरा, वर्ष 2022 हेतु इस दिवस की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 35, क्योंकि 95 से 35, और ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो 2022 में इसके 35 साल पूरे हुए थे, इसलिए यह विषय रखा गया है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, केवल दूसरा कथन ही सही है, पहला कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी विश्व में जो वन स्थिति रिपोर्ट है, भारत की नहीं, विश्व की वन स्थिति जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी UNFAO, जिसको हम शॉर्ट में FAO बोलते हैं। तो उसके द्वारा वर्ष 2022 की दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट ये जारी की गई है। फॉरेस्ट पाथवेज फॉर ग्रीन रिकवरी एंड बिल्डिंग इंक्लूसिव रिजाइलेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमीज, यानी वनों के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था का यहाँ पे संबंध है उसको ये रिपोर्ट संबोधित की गई है। और जारी किसके द्वारा की गई है? खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मिलते जुलते नामों से कंफ्यूज मत होइएगा कि फॉरेस्ट दिया है तो बॉटेनिकल गार्डन ऑफ कंजर्वेशन या फ्लोरा फोना ऐसा कुछ होगा, तो ये नहीं है। सही उत्तर है FAO। अगला प्रश्न है, भारत रूस रक्षा सहयोग। तो जिस तरीके से हमने यूक्रेन को एक बार पूरा कवर किया था, क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों इस बार महत्वपूर्ण है, अन्य तथ्यों के कारण भी महत्वपूर्ण है और अपने आप में भौगोलिक विशेषताओं के कारण भी महत्वपूर्ण है। तो भारत और रूस रक्षा सहयोग के साधन क्या क्या रहे, मतलब कहां कहां रूस ने भारत के साथ रक्षा सहयोग किया है? तो पहला है S-400। तो ये आप
सभी जानते हैं एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। अगर कोई भी मिसाइल या कोई ऐसा एयरक्राफ्ट आपकी सीमा में प्रवेश करता है जो अवांछित है या शत्रु है या दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रेषित किया गया है तो उसको नष्ट किया जा सकता है S-400 से। AK-203 उन्नत असॉल्ट क्लाशनिकोव राइफल, तो ये भी रूस के सहयोग से ही निर्मित की जा रही है। और तीसरा कामोव का 226 हेलीकॉप्टर, तो ये भी एक युद्धक विमान है, इसका भी रूस के सहयोग से भारत में का निर्माण हो रहा है। तो ये तीनों ही रक्षा सहयोग हैं भारत और रूस के बीच में। सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। अगला प्रश्न आपका बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, तो ये किसका प्रबंधन कौन करता है, यानी ये फंड की बात हो रही है यहाँ पे बायोकार्बन फंड। तो शॉर्ट में केवल आपसे ये भी पूछ सकता है कि बायोकार्बन फंड का विनियमन कौन करता है, लेकिन यहाँ पे पूरा नाम दिया गया है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो सही उत्तर है आपका विश्व बैंक। इसको याद रखिएगा, कई इस बार पर्यावरणीय प्रश्नों की संख्या आयोग में बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि राज्य वन सेवा की परीक्षा भी साथ ही में होती है, इसलिए पर्यावरणीय प्रश्न जो हैं या पर्यावरण विशेष संबंधित प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो इनको आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित पुंछी आयोग की रिपोर्ट के संबंध निम्न में किससे है। तो ये कई बार पूछा भी गया है, लेकिन हाल ही में भी चर्चा में है। तो हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि जब 2007 में मदन मोहन पुंछी MM पुंछी, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी हैं, CJI हैं, उनकी अध्यक्षता में केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए, यानी उनके जो विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, आपातकालीन केंद्र और राज्य की स्थितियां बनती हैं, राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी जो स्थितियां बनती हैं, इन सभी क्षेत्रों में सिफारिश के लिए पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था और 2010 में इसकी रिपोर्ट आई थी। उसके बाद में 2017-18 तक जो स्थायी समिति है उसके पास की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए या इस रिपोर्ट का अध्ययन करने का समय था, और अब हाल ही में निर्णय ये लिया गया है कि इसको राज्यों के पास सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा कि राज्य इसके बारे में क्या टिप्पणी करते हैं। यानी पुंछी आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं उसमें राज्य क्या टिप्पणी करते हैं, इस कारण से हाल ही में चर्चा में था। तो किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अलग से भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हम स्टैटिक पोर्शन को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी किन किन आयोगों का गठन केंद्र और राज्य संबंधों के लिए किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका भी गठन किया जाता है केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद ना हो और उससे संबंधित जो नियम है उनकी व्याख्या के लिए। इसके अलावा राजमन्नार कमीशन, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन और वेंकट चलैया आयोग। राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग और वेंकट चलैया, ये चारों आपके इससे संबंधित हैं। तो ये तो कोई आसानी से बता सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इससे शामिल है, लेकिन अगर सीधा प्रश्न एक ऐसा बनता है कि निम्न में कौन कौन से आयोग केंद्र राज्य संबंध में संबंधित हैं, तो ये चारों के नाम जरूर याद रखिएगा, कोई एक भिन्न करके आपको प्रश्न दिया जा सकता है। तो राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग और वेंकट चलैया आयोग। सही उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। अगला प्रश्न आपका, दक्षिण भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र, नाम याद रखिएगा सिंगरेनी, ये दक्षिण भारत का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। किसका, सार्वजनिक क्षेत्र का, यानी सरकार के नियंत्रण में जो स्थापित किया जा रहा है। और ये किस स्टेट में, किस स्टेट का मैप है, ये मैप है तेलंगाना का। तो तेलंगाना का ये मैप है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तेलंगाना। तो ये थे आज के 15 प्रश्न। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल प्रशासनिक गुरुकुल। होली की एक बार आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं।